आज हम लोगों को डिस्कस करना है एक नया टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। और ये टॉपिक भी अपने आप में एक सवाल बन चुका है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। मतलब आपसे ये तो टॉपिक है ही, खैर ये टॉपिक आपसे ये सवाल का जवाब चाहता है कि आखिर मॉलिक्यूल होता क्या है। तो हम लोग जवाब देंगे जिस तरीके से हमारा एक टॉपिक था ना व्हाट इज़ एन एटम, उसी प्रकार का हमारा एक और टॉपिक है। टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब देने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखा जाए मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद फिर इसका ना बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा देंगे कि आखिर होता क्या है। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब मॉलिक्यूल ना ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल से ऐसे समझिए। जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा एटम को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो वही हमारा बन जाता है मॉलिक्यूल। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है, तो वो तो सिंपल सा एटम है क्योंकि एक है। अब हाइड्रोजन का आपके पास दो एटम हुआ और दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, तो वो अब वो एटम नहीं रहा, अब वो मॉलिक्यूल बन गया। क्योंकि एटम कितने कंबाइन हो गए? दो। यदि एटम सिंगल है तो सिंपली उसको एटम कहेंगे, लेकिन जब दो एटम आपस में कंबाइन हो जाए या दो से ज़्यादा एटम को हम आपस में कंबाइन कर दे, आपस में जोड़ दें सभी को, तो वो हमारा कहला जाता है मॉलिक्यूल। सिंपल सा है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना सेल चैप्टर में, सेल सबसे छोटा, बहुत सारे सेल को आपस में मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू को मिला देंगे तो बन जाएगा ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन को मिला देंगे तो बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला देंगे तो बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसी प्रकार का हमारा यहाँ पे है। सबसे छोटा यूनिट हो गया हमारा एटम, तो दो या दो से ज़्यादा एटम को आपस में मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में टाइटली पैक रहेंगे, क्या वो अपने आप? नहीं, यहाँ पे हमारा लगता है एक अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स के वजह से दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में टाइटली पैक रहता है। ठीक है, तो सिंपली मॉलिक्यूल का मतलब ये हो गया कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम को हम आपस में एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं तो वही हमारा कहलाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस shows all the properties of that substance। जैसे ये जब पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट ये कहता है, चलिए एग्जांपल आपको देते हैं हम। जैसे आपके पास हाइड्रोजन का दो एटम है, समझिए बहुत ध्यान से। आपके पास हाइड्रोजन का दो एटम है और दोनों एटम को आपने कंबाइन कर दिया, तो अब वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब वो जो मॉलिक्यूल है ना, वो मॉलिक्यूल उस हाइड्रोजन का सारा प्रॉपर्टी आपको शो कर देगा। मतलब ये हो गया कि यदि आपको पूरे एलिमेंट के बारे में, जैसे हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, यदि आपको हाइड्रोजन के बारे में पूरा जानना है कि इसका क्या प्रॉपर्टी है, तो हाइड्रोजन को मत देखो आप, सिंपली उसके मॉलिक्यूल को देख लो। जो मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी बता रहा होगा वही प्रॉपर्टी हमारा उस एलिमेंट हाइड्रोजन का भी होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे बात यह है कि किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो उसके प्रॉपर्टी को ही दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल के बारे में एक छोटा सा जानकारी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब क्या है? हमारा एलिमेंट है। इसका मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे। तो वही टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि किसका मॉलिक्यूल? एलिमेंट्स का। देखते हैं क्या है। The molecules of an element are constituted by the same type of atoms। बिल्कुल सही बात है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ इसे समझिए। जैसे हाइड्रोजन आपके पास पता, आपको एक एलिमेंट है। चलो हाइड्रोजन छोड़ो, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आयरन, ठीक है, मतलब कि आयरन मतलब लोहा। ठीक है, तो आयरन क्या आपका एक एलिमेंट है। तो वो जो आयरन हमारा मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा, पहली बात। और उसमें जितने भी एटम होंगे वो सब एक ही प्रकार के एटम होंगे। पता है क्यों? क्योंकि सब किसके एटम है? आयरन का है। तो जिस एलिमेंट का आप बात कर रहे हो उसका जो एक एटम जैसा होगा, बाकी सारा एटम भी वैसा ही होगा। क्योंकि सिंपल है, एक सिंगल एलिमेंट का वो बात कर रहा है। मतलब ये हो गया कि आयरन जितने भी एटम से मिलके बने होंगे सारे के सारे एटम एक जैसा देखने में लगेगा। उसी प्रकार से सोडियम जिस भी एटम से मिलके बने होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। मतलब जो एलिमेंट का बात कर रहे हैं उसमें जो एटम वो सब एक जैसा होगा। लेकिन फिर सवाल है कि सर क्या हर एलिमेंट का जो एटम है वो एक ही जैसा है क्या? हर एलिमेंट का एटम एक जैसा है? नहीं। लेकिन एक एलिमेंट के पास जितने भी एटम हैं वो सब एक जैसे होंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का सारा एटम अलग है, नाइट्रोजन का सारा एटम अलग है, ऑक्सीजन का सारा एटम अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन हाइड्रोजन के जितने भी एटम हैं वो सब एक जैसे होंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब एटॉमिसिटी क्या होता है इसके बारे में देखिए थोड़ा सा। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। मतलब ये हो गया कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उसी को हम लोग कहेंगे एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं? H2। देखिए जब केवल हाइड्रोजन बोलेंगे ना, सिंपल मतलब हो गया H। जब हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस तब हो गया H2। उसी प्रकार से यदि मैं बोलूँ ऑक्सीजन तो सिंपल सा O, बोलेंगे ऑक्सीजन गैस तो O2 हो जाएगा। उसी प्रकार से बोलेंगे नाइट्रोजन तो सिंपल सा नाइट्रोजन का N, लेकिन नाइट्रोजन गैस बोल देंगे तो N2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन गैस, तो मतलब फॉर्मूला क्या होगा? H2 होगा इसका। तो बताइए यहाँ पे आपको H2 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है आपके पास? 2 एटम है। क्या अभी भी उसको एटम ही कहेंगे? नहीं, अब उसको हम मॉलिक्यूल कह देंगे। तो बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने एटम है? 2 एटम है। तो बताइए एटॉमिसिटी कितना हुआ? 2 हो गया। तो एटॉमिसिटी का सिंपल सा मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे H2 का मतलब हो गया मॉलिक्यूल तो एक ही हुआ, लेकिन इसमें एटम हमारे 2 हो गए। तो सिंपल सा मतलब हो गया कि यहाँ पे एटॉमिसिटी कितना हो गया हमारा? हाइड्रोजन गैस का 2 हो गया, क्योंकि इसमें एटम हमारा 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिसिटी मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखो नाम से मालूम चल रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल और डाई का मतलब डबल यानी कि 2। तो सिंपल सा नाम से मालूम चल रहा है। खैर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है a molecule of an element which is made up of only atom is known as monoatomic molecule। अच्छा यहाँ पे ना only one लिख दीजिएगा आप, only one लिख दीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके। यहाँ पे हमसे 1 छूट गया है तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। मतलब ये हो गया कि जब कोई एलिमेंट का मॉलिक्यूल मात्र एक ही एटम से मिलकर बना हो उसको हम कह देंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आपके मन में तुरंत सवाल आया होगा कि सर मॉलिक्यूल का मतलब ही होता है 2 या 2 से ज्यादा एटम। यहां पे आपने कहा कि एक एटम से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसी को कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपका सवाल होना चाहिए था कि सर अभी तुरंत आपने बताया मॉलिक्यूल का मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम होना चाहिए, आपस में कंबाइन किया हुआ तभी मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन कई हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मॉलिक्यूल तो हम कह देते हैं कि हाँ इसका मॉलिक्यूल ही है, लेकिन उसमें एटम मात्र एक ही होते हैं। लेकिन बेसिक डेफिनेशन जो है मॉलिक्यूल का वो सेम रहेगा, 2 या 2 से ज़्यादा एटम का कंबाइन होना तभी मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो मात्र एक ही एटम रहेंगे, लेकिन फिर भी उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो उसी को हम लोग कह देंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल इसका बहुत सारा हमारे पास है, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम। हीलियम को हम लोग क्या लिखते हैं? He लिखते हैं। तो क्या यहाँ पे आपको एटम कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, तो उसको हम लोग एटम भी ट्रीट करेंगे और उसको हम लोग मॉलिक्यूल भी ट्रीट करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनका एक एटम ही उसका एक मॉलिक्यूल कहलाता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम को मिलाएंगे तब हमारा मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा किसमें? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में। लेकिन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक ही एटम होगा और उसी एटम को हम लोग क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल कह देंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम। तो ये सब ऐसे कुछ हमारे पास एलिमेंट हैं जो कि मात्र एक ही एटम से मिलके बने हैं, और चूंकि एक ही एटम इसका क्या कहला जाएगा? मॉलिक्यूल कहला जाएगा, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, उसी प्रकार का हमारा जस्ट इसका उल्टा है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें मॉलिक्यूल में कितने एटम होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स इज नॉन एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जो एटम का मॉलिक्यूल, सॉरी जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बने होंगे वो हमारे कहलाएंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल आप खुद दे सकते हो, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस,
हाइड्रोजन गैस, इन सभी में 2 लगता है लास्ट में, मतलब कि यहाँ पे एटम कितने हमारे 2 हैं। तो 2 है तो क्या बन गया हमारा, एक मॉलिक्यूल बन गया। जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला H2, तो मॉलिक्यूल तो एक ही हुआ, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन का एटम कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सिंपल सा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम हमारे 2 होंगे, तो वो हमारा कहलाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स, ये सब हमारे 2 एटम से मिलकर बने होते हैं इसके मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे उसी प्रकार से हमारा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा का मतलब ही होता है 3, तो जो मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बने होंगे वो हमारा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। देख लीजिए, अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स इज नॉन एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल जो 3 एटम से मिलकर बने होंगे वो हमारा कहलाएगा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब जो है ना आपका 3 एटम से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इसका एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 3 एटम चाहिए, तब जाकर हमारा ये बनकर तैयार होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ये हम लोगों ने अभी फिलहाल पढ़ा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया अभी, लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, एक बात हम आपको ना यहाँ पे और बहुत ही खुले तरीके से बता देना चाहते हैं, इस चैप्टर में ना बेसिकली 3 टर्म ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखने हैं, और वो तीनों का तीनों टर्म आपको 10th में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, यानी कि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वो तीनों वर्ड आपको मिलता रहेगा। और तीनों वर्ड में ना बेसिक डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। पहला है एटम, दूसरा है मॉलिक्यूल, और तीसरा आपका कंपाउंड। एक बार ना आपको पूरा हम समझा देते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है बच्चों को। सबसे पहला, एटम का मतलब हो गया किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, तो हमारा मैटर हो गया, सॉरी वो एटम हो गया, मतलब किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सबसे छोटा हिस्सा है ना, उसको हम एटम नाम दे देते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब हो गया 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम को आप आपस में कंबाइन कर दो तो वो हमारा कहला जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो दोनों सिंपल सा था समझना, लेकिन फिर सवाल है कि सर कंपाउंड क्या होता है। देखिए, कंपाउंड का मतलब होता है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एक नया सबस्टेंस बना देता है। देखो यहाँ पे हमने एटम नहीं कहा, हमने यहाँ पे क्या कहा आपको, मतलब सिंपल सा एलिमेंट बोल दो आप, तो ये हमारा कहलाएगा कंपाउंड। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि यहाँ पे 2 एलिमेंट आपको कौन कौन सा दिख रहा है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया हमारा 2 एलिमेंट हो गया। तो जब 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, कुछ नया सबस्टेंस बनाते हैं, तो उस नए सबस्टेंस को हम नाम दे देते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड में 2 एलिमेंट का होना जरूरी है, 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंस आपको ध्यान में रखने हैं एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। तो एटम का मतलब बहुत ही छोटा पार्ट, किसी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा हमारा कहलाता है एटम। 2 या 2 से ज़्यादा एटम को आपस में जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूल। अब कंपाउंड थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग प्रकार का एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करेगा, कुछ नया सबस्टेंस बनाएगा, तो हमारा कहलाएगा कंपाउंड। तो अब देखते हैं कि आखिर कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैसा होता है। देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पे साफ लिख दिया है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि जो एटम होंगे वो अलग अलग एलिमेंट के होंगे, ज्वाइन टुगेदर इन अ डिफरेंट प्रपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मतलब ये हो गया कि जब हमारे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, और एलिमेंट का खास करके एटम, जब आपस में कंबाइन करते हैं एक डिफरेंट प्रपोर्शन में, मतलब एक समान मात्रा में, तो एक नया हमारा कंपाउंड बनता है। मतलब इसका सिंपल से ऐसे समझिए आप, जैसे हमने आपको क्या कहा, कंपाउंड का सिंपल सा मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर कुछ नया सबस्टेंस बनाते हैं, तो हमारा कहलाता है कंपाउंड। अच्छा, यहाँ पे जो एलिमेंट मिल रहे हैं आपस में, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट, एक्चुअली में हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि एलिमेंट के रूप में अलग अलग एटम आपस में मिल रहे हैं। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गया हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो जब हमारा डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करते हैं एक डिफरेंट प्रपोर्शन में, मतलब एक समान मात्रा में, वही हमारा कहलाता है सिंपल सा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड।
ठीक है, इसका एग्जांपल आपको देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, जैसे एक तरफ हमने रखा है कंपाउंड, एक तरफ हमने रखा है कंबाइनिंग एलिमेंट्स, और एक तरफ हमने रखा है रेशियो जो कि मास के हिसाब से रहेगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे वाटर, वाटर में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इसका रेशियो क्या होता है? हाइड्रोजन का रेशियो होता है 1 ग्राम, तो सॉरी हाइड्रोजन का 1 ग्राम तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो आप क्या हो रहा है। वाटर हमारा मिल के बना दो एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वाटर हमारा क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा, सिंपल सी बात। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और एलिमेंट क्या कहलाएगा? एलिमेंट, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट आपस में कंबाइन किया, तभी जाके हमारा बना एक कंपाउंड जिसको हमने नाम दिया वाटर। लेकिन क्या ये फिक्स्ड मात्रा में कंबाइन किया कि नहीं? बिल्कुल 1:8, इसी को हम लोग कहते हैं डिफिनिट प्रपोर्शन। का मतलब हो गया एकदम समान मात्रा में। आप ये नहीं कर सकते कि 20 ग्राम हाइड्रोजन और 40 ग्राम ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन कर दिया तो वाटर का कंपाउंड तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका केमिस्ट्री के दुनिया में एक बिल्कुल समान मात्रा होता है, मतलब कि आप इतना हाइड्रोजन और इतना ऑक्सीजन मिलाओगे तभी जाके आपको वाटर का एक कंपाउंड मिलेगा। ऐसा केमिस्ट्री के दुनिया में ये पहले से डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि आप हाइड्रोजन कितना भी मिला दिए, ऑक्सीजन कितना भी मिला दिए, कंपाउंड बन गया, उसको कंपाउंड नाम दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये कैसा होना चाहिए? डिफिनिट प्रपोर्शन में होना चाहिए। उसी प्रकार से अमोनिया, अमोनिया में हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारा दो अलग अलग प्रकार का एलिमेंट है। इसका रेशियो है 14:3, मतलब नाइट्रोजन 14 ग्राम तो हाइड्रोजन 3 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन हमको इसमें दिख रहा है, तो इसमें रेशियो क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए 3 ग्राम और डाइऑक्साइड होना चाहिए हमारा, सॉरी कार्बन होना चाहिए 3 ग्राम और ऑक्सीजन होना चाहिए हमारे पास 8 ग्राम। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगला क्या है? अगला हमारा व्हाट इज एन आयन। अब यदि आप थोड़ा सा क्लास को रिवर्स आप चलेंगे लेकर, तो आप थोड़ा सा ना पहले आप टॉपिक पे आइए। टॉपिक है हमारा ये वाला, यदि आपको याद है ये वाला टॉपिक, तो हमने इसमें कहा था कि हमारा जो एटम है ना वो दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में और एक आयन के फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं आयन के फॉर्म में कैसे रहता है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं आयन, यानी कि व्हाट इज एन आयन, क्या होता है। आयन के बारे में ना आपने बहुत पहले बहुत कुछ सीखा है आपने, खैर इसके बारे में देखते हैं ये होता क्या हमारा। देखिए द चार्ज पार्टिकल्स आर नॉन एज आयन्स, मतलब जो पार्टिकल चार्ज है, चार्ज का मतलब होगा जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज है या तो पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोग कह देते हैं आयन। देखिए हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में ना, यानी कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में 3 ही प्रकार का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो वो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो बेसिकली कहा यह जा सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 3 ही प्रकार के पार्टिकल या फिर 3 ही प्रकार के ऑब्जेक्ट आपको दिख सकते हैं। पहला जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, दूसरा जिसके पास नेगेटिव चार्ज, और तीसरा न्यूट्रल जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो सिंपल सा बात है, चार्ज पार्टिकल को हम नाम क्या दे देते हैं? आयन नाम दे देते हैं। अब वो चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। न्यूट्रल का तो इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल को हम लोग चार्ज रेफर करते ही नहीं है, मतलब कि न्यूट्रल को हम लोग चार्ज मानते ही नहीं है, क्योंकि वो किसी काम का है ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा आयन का डेफिनेशन। आगे, एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि आयन का सिंपल सा मतलब है चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल हमारा दोनों प्रकार का हो सकता है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों हो सकता है। यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला भी पार्टिकल हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल भी हमारे हो सकते हैं। अच्छा, अब जो आपके सामने 2 टर्म आने वाला ना, ये टर्म आप बहुत पहले से जानते हैं। क्या आपने आनायन और कटायन नहीं सुना है? बिल्कुल आपने सुना है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आज गहराई तरीके से आप जान लीजिए क्या होता है ये। A negatively charged ion is called an anion, यानी कि नेगेटिव जिस पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम नाम देते हैं अनायन, और जिस पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम नाम देते हैं कटायन। तो सिंपल सा है, नेगेटिव चार्ज आयन को क्या नाम देंगे? अनायन, और पॉजिटिव चार्ज आयन को नाम देंगे हम लोग कटायन। सिंपल सा मतलब ये हो गया, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो अनायन है, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा कटायन है। एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अ कंपाउंड
सोडियम क्लोराइड, अच्छा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम कंपाउंड क्यों बोलेंगे बताइए, सबसे पहले इसका रीजन बताइए। यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कंपाउंड क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें आपको दो एलिमेंट दिख रहा है, एक Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब हमारा क्लोरीन होता है, जिसको हम लोग क्लोराइड भी कहते हैं। इसीलिए हमारा सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। हैज पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन्स, यानी कि इस कंपाउंड में जो आपको Na दिख रहा है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, और जो Cl दिख रहा है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज है। एक बात यहाँ पे हम आपको और बता देना चाहते हैं, इसी चैप्टर में आगे वाले क्लास में हम आपको ना एक चीज़ सिखाने वाले हैं, फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला लिखना जब हम आपको सिखा रहे होंगे ना, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसमें एक चीज़ आप ये गौर करेंगे कि हर कंपाउंड में एक नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट है तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाला नहीं होगा तब तक क्या वो कंबाइन कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब कंबाइन करने के लिए, दोनों को आपस में सटने के लिए, आपस में दोनों को ज्वाइन होने के लिए एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड बना है सोडियम क्लोराइड, तो इसलिए बना क्योंकि हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों वाले एलिमेंट है। सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के पास नेगेटिव चार्ज, तभी ये दोनों जाके आपस में रिएक्ट किया और हमारा एक नया कंपाउंड बन गया। कंपाउंड का नाम पड़ा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। पॉली एटॉमिक आयन, इसमें लिखा गया है अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नॉन एज पॉली एटॉमिक आयन। मतलब हो गया कि जब आपके पास एक एटम का ग्रुप हो, और ऑब्वियस सी बात है ना, एटम का जो ग्रुप है तो उस ग्रुप में जितने भी एटम होंगे सभी के पास क्या होगा? अपना चार्ज होगा। भले ही वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन हर एटम के पास अपना एक चार्ज होगा। उसी को हम लोग कह देते हैं पॉली एटॉमिक आयन। तो पॉली एटॉमिक आयन का सिंपल सा मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि ग्रुप होगा एटम का, और उस हर एटम के पास अपना कुछ चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज। उसी को हम लोग कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, चलिए अब अभी तुरंत आपने पढ़ा आयन क्या होता है हमारा। चलिए अब आयनिक कंपाउंड भी हमारे पास कुछ है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट होंगे, पहली बात। और बहुत ध्यान से समझिएगा, आयनिक कंपाउंड का मतलब हो गया वैसा कंपाउंड जिसमें पहली बात दो एलिमेंट होंगे, दोनों आपस में कंबाइन करेगा, और उन दोनों एलिमेंट में से एक कंपलसरी है पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज तो एक नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप क्लास 10th में भी आइए, 11th में भी आइए, 12th में भी आइए, आपको हर जगह पर जो कंपाउंड मिलेगा ना उसमें एक एलिमेंट जरूर नेगेटिव चार्ज वाले होंगे और एक जरूर पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, तभी जाके हमारा कंपाउंड बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा, एक कॉमन सवाल आपसे हम पूछते हैं, या फिर आपसे भी कोई पूछ सकता है। मान लीजिए हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट है जिसके पास दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब हमारे पास दो एलिमेंट है और दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या वो दोनों आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। पता है क्यों? क्यों नहीं बनेगा पता है? क्योंकि दोनों के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइक चार्ज। क्या लाइक चार्ज कभी भी आपस में अट्रैक्ट करता है? हमेशा रिपेल करता है। इसका मतलब कंपाउंड वहां पे नहीं बन पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेगेटिव चार्ज है उसके पास, और एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि दोनों अपोजिट चार्ज है। क्या दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हमको पता है अनलाइक चार्ज आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे को आपस में खींचेगा, मतलब हमारा एक नया कंपाउंड बनेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलेंगे तभी जाके हमारा कोई कंपाउंड बनेगा। सेम चार्ज मिलेगा तो कंपाउंड कभी भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार का हमारा आयनिक कंपाउंड कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, एकदम कंपलसरी है। ठीक है, अब सर पॉजिटिव कौन होगा और नेगेटिव कौन होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मात्र 5 मिनट, क्योंकि उस 5 मिनट के अंदर हम आपको एक चार्ट दिखाने वाले हैं। वो चार्ट आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है, उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन से एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कौन से एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा रेशियो बाय मास भी लिखा हुआ है इसमें, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का यदि आपको कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए आपको चाहिए 5 ग्राम कैल्शियम और 2 ग्राम ऑक्सीजन। उसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फाइड हमारे पास है, मैग्नीशियम और सल्फर इसमें एलिमेंट हमारा मिला हुआ है। इसमें मैग्नीशियम चाहिए 3 ग्राम
तो सल्फाइड चाहिए आपके पास 4 ग्राम। उसी प्रकार का आपका सोडियम क्लोराइड है, ये वाला भी सिंपल 23:35.5 ग्राम, इस तरीके से आपको चाहिए सोडियम और क्लोराइड। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा आयनिक कंपाउंड। ओके, यानी कि आयन वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन और सबसे मजेदार टॉपिक, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। यदि हमसे कोई पर्सनली कोई पूछे ना कि सर आपका फेवरेट टॉपिक इस चैप्टर में कौन सा है, तो यही वाला टॉपिक, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। हालांकि चैप्टर बहुत आसान आपको लग रहा है, ये आसान भी है, लेकिन होता है ना चैप्टर के अंदर कोई अपना एक फेवरेट टॉपिक। उसी प्रकार से यदि कोई हमसे पूछे कि सर आपका फेवरेट टॉपिक इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में कौन सा आपका है, ये टॉपिक होगा मेरा राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। क्यों इसके पीछे रीजन है, बताते हैं। क्योंकि देखिए इस टॉपिक में जो हम आपको सिखाने वाले हैं ना, वो तो खैर आप सीखेंगे ही। आप मेरा यकीन मानिए, जब हम क्लास 10th वाले बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री का क्लास शुरू करने से पहले हम क्लास 10th में एक ऐसा क्लास हर साल लेते हैं जिसमें हम उनको सबसे पहले फॉर्मूला लिखाना सिखाते हैं। क्यों पता है? जबकि वो बच्चा 9th में सीख चुका है, फिर भी 10th में क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि वो हो सकता है ना भूल चुके होंगे। तो यहाँ पे ना आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि राइटिंग केमिकल फॉर्मूले में जो फॉर्मूला लिखना आप सीखने वाले हैं, ये क्लास 9th में तो आपको काम देगा ही, क्लास 10th में पूरी तरीके से काम देने वाला है, 11th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी। जैसे सपोज कीजिए चलते फिरते यदि आपसे कोई पूछ दे, बताओ हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे सिंपल सा समझिए, चलते फिरते यदि आपसे कोई पूछ दे, बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, समझिए। मतलब आप मान लीजिए बाजार जा रहे थे, कोई एक ऐसा बंदा दिखा जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, और उन्होंने पूछा कि आपने आज क्या पढ़ा, तो आपने कहा कि हमने आज केमिस्ट्री पढ़ा, चैप्टर हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और उन्होंने सवाल कर दिया कि बताओ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा, ठीक है, आप बताओ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, क्या बता पाओगे? आपको पता है? अभी फिलहाल पता है? अभी फिलहाल आपको नहीं पता, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा अभी फिलहाल आपको नहीं पता। लेकिन मेरा आप यकीन मानो, इतना बेहतर तरीके से हम आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाने वाले हैं कि आप कम से कम जो भी फॉर्मूला आपके सामने बोला जाए ना, आप उसका नाम तुरंत बता सकते हो और क्या उसका फॉर्मूला होगा तुरंत बता सकते हो। तो इसीलिए मेरा ये टॉपिक बहुत ही फेवरेट है। तो इसमें हम लोग बेसिकली अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलिए खैर टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं आपको कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमको जाना पड़ेगा अपने बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, तभी जाकर हम आपको वहाँ पे बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि इसमें हमको बहुत कुछ लिखना भी पड़ेगा, बहुत कुछ मिटाना भी पड़ेगा, है ना। तो उसको हम लोग अपने बोर्ड पे समझेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले 2-3 पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिए क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। अच्छा बताइए, किसी भी कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूला क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं ना ताकि हम उसको शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे चलो आपको एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे ऊपर आइए, आपके पास है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। जब हमारे पास नाम पहले से है ही सोडियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला NaCl हम क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में आप हर जगह पर पूरा स्पेलिंग नहीं लिख पाओगे। फिर वहाँ पे स्पेलिंग की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, उसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसीलिए केमिस्ट्री की दुनिया में कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है। तो सीखेंगे हम लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आप मेरा यकीन मानो, बहुत मज़ा आपको इस टॉपिक में आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वैलेंसी क्या होता है? देखो ये 2-3 पॉइंट ऐसे पॉइंट है ना जो कि आपको बोर्ड पे आने से पहले यहीं पे समझ लेना चाहिए, तभी आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ पाएगा। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। मतलब हर एलिमेंट का ना अपना एक क्षमता होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे आपका क्षमता है कि आप 4 रोटी ही खा सकते हो, क्या आप 10 रोटी खा पाओगे? कभी भी नहीं। आपका क्षमता है कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक में 5 किलोमीटर ही दौड़ सकते हैं, क्या आप जबरदस्ती 10 किलोमीटर दौड़ पाओगे? कभी भी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हर एलिमेंट का भी अपना एक क्षमता होता है कि हम
कितना रोटी खा सकते हैं। यहाँ पे रोटी का बात नहीं करेंगे हम लोग, बात करेंगे एटम का, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं आपको कि हर एलिमेंट का ना क्षमता होता है कि हम कितना दौड़ सकते हैं, कितना रोटी खा सकते हैं, कितने देर तक पढ़ सकते हैं। मतलब हर आदमी का कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है। उसी प्रकार से हर एलिमेंट का भी अपना एक क्षमता होता है, अपना एक कैपेसिटी होता है किसी भी चीज़ को कंबाइन करने का, मतलब अपने अंदर किसी को समाने का, वही कहलाता है उसका वैलेंसी। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? अब एग्जांपल आपको देंगे ना तो वैलेंसी आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए हम आपको एक टेबल बताना चाहेंगे। टेबल आपका है, लाइए बुक लाइए एक मिनट। टेबल है आपका 3.6, पेज नंबर एनसीईआरटी का 37 में। देखिए चलिए फटाक से, पेज नंबर 36, सॉरी हाँ पेज नंबर 37, टेबल है आपका 3.6, नीचे में, सबसे नीचे में। क्या वो टेबल आपको दिखा? लाइए एक मिनट बुक लाइए। इस टेबल को ना बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम आपको बता देते हैं। यदि आपको ये टेबल बहुत ही बोरिंग लग रहा है देखने में तो कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पे कॉपी में लिख के दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको याद करना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें ध्यान से समझेंगे हर कोई बच्चे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई बच्चे समझिए। एनसीईआरटी का आप पेज नंबर निकालेंगे 37, ठीक है। पेज नंबर 37 में एक नीचे में टेबल दिया हुआ है, टेबल 3.6। उस टेबल में बहुत सारे डाटा लिखे गए हैं। एक तरफ है वैलेंसी, एक तरफ है नेम ऑफ आयन, एक तरफ है सिंबल, इस तरीके से लिखा हुआ है। चलिए ये टेबल आपको पूरा याद करना है। मान लीजिए कि ये टेबल आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हाँ ये टेबल थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं लग रहा कि कैसे याद करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने कॉपी में एक तरफ होगा वैलेंसी, एक तरफ एलिमेंट, इस तरीके से लिखा हुआ होगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि जब तक आप उसको याद नहीं करोगे तब तक फॉर्मूला आप लिखना नहीं सीख पाओगे। तो अभी जो हम आपके सामने पेज प्रस्तुत करने वाले हैं वो पेज आप बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए वो पेज हमारा कौन सा है, उस पेज को आप एक बार देख। ये रहा हमारा पेज। इस पेज में चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस पेज को आप जरा ध्यान से देखेंगे, हालांकि इस पेज में भी वही सारे बातें लिखी गई हैं जो कि आपके टेबल 3.6 में लिखा हुआ है। लेकिन हो सकता है कि किसी को टेबल उतना ज़्यादा समझ में नहीं यदि आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, हर कोई बच्चे आप अपना एक पेज निकालिए। सबसे पहले पेज में एक तरफ आप लिखो एलिमेंट, बीच में लिखो सिंबल और लास्ट में लिखो वैलेंसी, ठीक है। और जिस तरीके से नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ उसको आप एक बार लिखते चलिए। सोडियम, उसका सिंबल होता है Na, वैलेंसी 1। अब देखो एक बात हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं। अभी तुरंत आपने पढ़ा कि किसी एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज होता है, किसी के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि सर किसी के पास नेगेटिव चार्ज होता है, किसी के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैसे डिसाइड होता है? मन में सवाल आ रहा होगा। इस सवाल का जवाब आपको हम देना तो दे सकते हैं, लेकिन ये पता है क्लास ना कम से कम आपका 4-5 क्लास और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है क्लास 10th का। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, इसके लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा एटम का स्ट्रक्चर, उसका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग जो बोलते हैं ना, ये सब आपको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। लेकिन खैर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपको थोड़ा सा बताया जाएगा चैप्टर नंबर 4 में, जब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें थोड़ा सा आपको बताया जाएगा और बेहतर तरीके से आपको और ज़्यादा बताया जाएगा कि यहाँ पे क्लास 10th में। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे याद रखना है कि कौन सा हमारा एलिमेंट का सिंबल क्या है और उसका वैलेंसी क्या है। मेरा सजेशन यदि आप माने तो आप क्लास 9th में पॉजिटिव नेगेटिव यदि याद रखना चाहते हो तो आप याद रख लो, यदि आप याद कर पाते हैं तो। यदि आप पॉजिटिव नेगेटिव याद नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो। सिंपल सा आप क्या करो, एलिमेंट का सिंबल और उसका वैलेंसी कितना है आप वो याद रख लो बस, ठीक है। चलिए उसको भी एक बार बात कर लेते हैं। सोडियम, पोटासियम, सिल्वर, कॉपर फर्स्ट, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, उसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, अमोनियम, हाइड्रो ऑक्साइड, उसके बाद फिर नाइट्रेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनिया, इन सभी का सिंबल हमारा यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है। एक बार हम दोबारा आपको बता देते हैं। और हाँ, इन सभी का जो वैलेंसी है वो सबका 1 वैलेंसी है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना आसान रहेगा। सोडियम का वैलेंसी Na, पोटासियम का K, सिल्वर का Ag, कॉपर फर्स्ट का Cu, इसी तरीके से आप लिखिएगा, कॉपर फर्स्ट मतलब ब्रैकेट में फर्स्ट, उसके बाद Cu हो गया इसका, हाइड्रोजन का H,
हाइड्राइड का भी एच ही होता है, बस दोनों में फ़र्क है पॉजिटिव और नेगेटिव का। और हमने बार बार कहा आपको कि आप पॉजिटिव नेगेटिव याद नहीं रख पाओगे, तो याद रखना भी नहीं है आपको, वो ज़रूरी भी नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है कि एलिमेंट का सिंबल और उसका वैलेंसी बस याद रहे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आपके काम का अभी फिलहाल नहीं है, वो क्लास 10th में हम लोग उसका काम करते हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्राइड का सिंबल सेम होता है, बस इन दोनों का साइन में फ़र्क होता है। क्लोराइड को हम लोग क्लोरीन कहते हैं, मतलब कि क्लोरीन को हम लोग क्लोराइड कहते हैं, इसका Cl होता है। ब्रोमीन को ही हम लोग ब्रोमाइड कहते हैं, उसका Br होता है। आयोडीन को ही हम लोग आयोडाइड कहते हैं, उसका I होता है। अमोनियम का होता है NH4, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, नाइट्रेट का होता है NO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है HCO3, अमोनिया का होता है NH3। क्या ये जो हमने आपको बताया, क्या इसमें कुछ अलग है? कुछ अलग नहीं है, वो सबका सब आपके बुक में लिखा हुआ है। तो बुक में है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे बताने का मतलब है कि थोड़ा सा हो सकता है आपको बुक का समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और यहाँ तक का सबका वैलेंसी कितना है? 1, ठीक है। अगला बात करते हैं, आगे आ जाइए थोड़ा सा। उसके बाद मैग्नीशियम का सिंबल Mg, कैल्शियम का सिंबल Ca, जिंक Zn, आयरन सेकेंड Fe, कॉपर सेकेंड Cu, फिर से ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, सिंपल सा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप ये सब चीज लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन O, सल्फाइड S, कार्बोनेट CO3, सल्फाइट SO3। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर सल्फाइड और सल्फाइड क्या दोनों सेम चीज़ है? अलग अलग चीज़ है, याद रखेगा आप। सल्फाइड लास्ट में DE लगा हुआ है, SULPHIDE, इसका होता है S, केवल S, ठीक है। लेकिन सल्फाइड का क्या होगा? SO3, ठीक है। उसी प्रकार से एक और है आपके पास सल्फेट, वो उसका होगा SO4, ठीक है। उसके बाद बेरियम का होगा BA, ठीक है। लीड का होगा PB। तो यहां तक में सबका वैलेंसी कितना है? 2 वैलेंसी है सबका, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं था, बैरियम और लीड, एक और होगा अमोनिया। बैरियम, लीड और ये अमोनिया, ये 3 का आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ था वैलेंसी, और सिंबल भी नहीं दिया हुआ था। लेकिन ये 3 हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों लिखवाया पता है? क्योंकि इन तीनों का भी फॉर्मूला हम आपको लिखाना सिखाएंगे। तो यहाँ तक हो गया हमारा टोटल 2 वाला वैलेंसी जिसका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंबल सभी का बहुत ध्यान से आप लिखेंगे, और इसका वैलेंसी यहाँ तक का सभी में कितना था? 2 वैलेंसी था। एक और, जैसे अभी हमारे पास मात्र 26 नंबर तक हुआ, टोटल हम आपको 30 देंगे। अगला पेज पे आ जाइए आप। अगला पेज हमारा ये वाला रहा। अगला पेज जरा ध्यान से देखिए आप। अगला पेज में भी आप वही चीज़ करेंगे। 26 तक हो चुका था, 27, 28, 29, 30 नंबर तक डालिए। उसके बाद लिखिए 27 नंबर में एल्यूमिनियम, थोड़ा सा गैप छोड़ के, क्योंकि 26 नंबर तक जो आपने लिखा वो सभी का वैलेंसी 2 था। अब जो बात होने वाला है वैसा है जिसका वैलेंसी 3 है। तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे एल्यूमिनियम Al, आयरन थर्ड Fe, नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन का बात कर रहा है N, फॉस्फेट PO4, ये PO दोनों कैपिटल में होंगे, दोनों कैपिटल में PO4, और इन चारों का वैलेंसी कितना होगा? 3 वैलेंसी होगा। तो इस तरीके से यदि आप याद कर लेते हैं कम से कम जो हमने बताया आपको 30 एलिमेंट, 30 का सिंबल और 30 का वैलेंसी, यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इन सभी क्लास में जो फॉर्मूला लिखना आपको सिखाया जाएगा वो आपके चुटकी का बात होगा। कहीं पर कोई सवाल पूछ दे, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, एकदम आपके जुबान पे रहेगा। मतलब कहते हैं ना, जुबान से शहद टपकना, उस तरीके से होगा कि हाँ कोई बोला तुरंत उसका फॉर्मूला तैयार है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं। वैलेंसी का मतलब हमने कहा था कि हर एलिमेंट का ना अपना एक कैपेसिटी होता है, मतलब कि किसी भी चीज़ को क्षमता होता है किसी चीज़ का। तो कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे ये है, वैलेंसी का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे एल्यूमिनियम का वैलेंसी यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि एल्यूमिनियम का क्षमता मात्र 3 रोटी खाने का ही है, एग्जाम्पल के तौर पर बस रोटी। लेकिन यहाँ पे इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि ये 3 एटम को ही अपने अंदर समा सकता है, बस किसी 3 एटम को ही अपने अंदर ये समा सकता है बस। उसी प्रकार से फॉस्फेट का भी 3 है। इसका मतलब हो गया कि फॉस्फेट का भी जो औकात है ना वो 3 ही रोटी खाने का है। मतलब फॉस्फेट भी यदि अपने अंदर एटम समा सकता है, एडजस्ट कर सकता है अपने बॉडी के अंदर, तो वो 3 ही कर सकता है। इसीलिए हम लोग वैलेंसी को क्या कहते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यदि आप इतना, और मेरा गुजारिश आपसे ये रहेगा, बहुत मतलब विनम्र गुजारिश ये है कि अगले वाले क्लास में हम लोग डायरेक्टली चलेंगे अपने बोर्ड पर और हम लोग फॉर्मूला लिखना सीखेंगे।
लेकिन फॉर्मूला आपको बहुत मतलब हलवा तरीके से तभी समझ में आ पाएगा जब आप इतना कम से कम याद करके आएंगे, एलिमेंट का सिंबल और उसका वैलेंसी, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, चलिए दोबारा हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। उसमें एक दो पॉइंट और छूट रहा था, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने बोर्ड पे आके उसको समझेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा एक छूट रहा है, ये भी कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आके कंपाउंड लिखना यानी कि फॉर्मूला लिखना हम लोग सीखेंगे अपने बोर्ड पे। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, यानी कि हमारे पास कुछ कंपाउंड है, उसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास बुक में दिया गया है, वही हम लोग बनाना कल सीखेंगे। तो ये क्या होता है, अच्छा आप यहाँ पे आप यदि आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है कंपाउंड्स विच इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। मतलब कि वो कंपाउंड जो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, उस कंपाउंड को नाम हम लोग क्या देते हैं, बाइनरी कंपाउंड। तो कल का जो हमारा क्लास होगा वो फॉर्मूला लिखने का होगा, और सारा का सारा फॉर्मूला जो हम लिखना सीखेंगे वो कैसा होगा, बाइनरी होगा। मतलब कि वैसे कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग कल लिखने वाले हैं जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे और जाके हमारा कोई एक नया कंपाउंड बनेगा, और उस कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग लिखना सीखेंगे। तो बाइनरी कंपाउंड का सिंपल सा मतलब है वो कंपाउंड जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। और ऐसा ऐसा बाइनरी कंपाउंड हम लोग कल बहुत सारा लिखना सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फिर सम एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स आर गिवन इन एनसीईआरटी बुक। तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास बाइनरी कंपाउंड का जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, पेज नंबर 38 और 39 में दिया हुआ है। हालांकि ये तो बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम से कम 20-30 ज़्यादा हम आपको लिखना सिखाएंगे। हालांकि क्लास में हम आपको कम से कम बताते हैं 20-30 तो आपको ऐसे ही लिखना सिखा देंगे। उसके अलावा यदि कोई पूछे ना, इस तरीके से आप पूरी तरीके से मतलब तैयार हो चुके होंगे कि कोई भी फॉर्मूला कोई भी बोले उसका जवाब आप तुरंत दे पाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग अपने क्लास में कम से कम 20-30 तो नॉर्मली करने वाले हैं ही। ठीक है, चलिए तो ये इस तरीके से हम लोग अपने अगले वाले क्लास में हम लोग इसको शुरू करेंगे। उसके बाद ही हम लोग फिर अपना टॉपिक शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि मोल कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था लेकिन अब सिलेबस में आपका मोल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिंपली हम लोग मॉलिक्यूलर मास और एक और टॉपिक हमारा होता है फॉर्मूला यूनिट मास, इसको खत्म करके हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, लेकिन कल का क्लास क्या रहेगा हमारा, फॉर्मूला लिखना हम लोग सीखेंगे। तो जो वैलेंसी वाला हमने आपको पेपर दिया उसको पूरी तरीके से आप एक बार लिख लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कल वाले क्लास में आएंगे ना, तो आपको एक अलग ही वाइब आएगा आपको कि हाँ भाई वाकई में हम फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है वो। उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली क्रीज क्रॉस मेथड। हाँ क्रीज क्रॉस मेथड से हम लोग उसको सीखने वाले हैं। तो क्या हम लोग कल मिले तो पूरा आप याद करके आएंगे बहुत अच्छी तरीके से। मतलब कल हम लोग पूरा क्लास फॉर्मूला का हमारा रहेगा, उसके बाद ही हम लोग मतलब जब तक फॉर्मूला लिखना सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग इस वाले टॉपिक पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो कल का क्लास हमारा वही रहा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।